देखें वाई एम एन हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों एम एन का सबसे लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। तो एम एन की जो कन्फिग्रेशन होती है क्या होते हैं, AR3D54S2। ये जो 3D है हाफ फिल्ड रहता है और ये जो है फुल्ली फिल्ड रहता है, यानी कि ये जो 3D5 है वो हाफ फिल्ड रहता है, यानी कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं करता है। ड्यू टू स्टेबिलिटी एम विल नॉट फॉर्म बॉन्ड, यानी कि इसके कारण हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के कारण एम जो है वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। अगर बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तो अगर बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेगा तो भाई उसको तोड़ेंगे कैसे, मतलब बॉन्ड ही नहीं फॉर्म होगा तो पहले से ही टूटा है तो उसको हटाने में तो और जल्दी होगा ना। और कोई लकड़ी टूटी है तो उसको तोड़ने में आसानी होगी ना। अगर जो लकड़ी जुड़ा हुआ है बहुत आज तक टूटा ही नहीं तो उसको तोड़ने में ऑफकोर्स मुश्किल होगी। तो यही है, इसी कारण से एम की जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है बहुत लो होती है। अब एटम साइज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ ऑफ डी ब्लॉक क्या होता है, दो टाइप के होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। सपोज़ कि मेरे पास एक चार्ज और ये है मेरे आउटर शेल, तो और यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्लस चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इसके बीच का जो रेडियस है वो क्या होगा, कम होगा। अगर मेरा यहाँ हाथ है इतने पोजीशन पर रखा है और ये जो मेरा अंगूठा है ये इसको खींच रहा है, तो यानी ये इधर आएगा, ये मेरी उंगली, तो इसका रेडियस कम तो होते जा रहा है ना, होते जा रहा है। हाँ भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज जेड इफेक्टिव, यानी कि फोर्स इसके बीच और इसके बीच जो लग रहा है उसको क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जैसे ही बढ़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का फोर्स जब बढ़ेगा तो इनका रेडियस जो होगा वो कम होगा और एटॉमिक साइज जो होगा वो भी कम होगा। जब ये इधर ही आ जाएगा तो एटॉमिक साइज ऑफ कोर्स कम होगा भाई, ये एटम है पूरा, जब इधर से सिकुड़ते जाएगा तो एटॉमिक साइज तो कम ही होगा। अब देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। सब पे चार चार इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो न्यूक्लियस है इस पे तो फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा, ये इस पे फोर्स लगा, इस पे भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन बीच में इसको क्या रोक रहा है, बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको रोक रहे हैं, शील्ड का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, शील्ड का काम कर रहा है। तो क्या है, इसको कह दिया कि शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है इसमें, यानी कि रिपल्सन होने से रोक रहा है। ये बीच में जितना साइज है उतना ही साइज इसका रह जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिपल्सन घटेगा ना, रिपल्सन नहीं होगा तो क्या कहेंगे, जेड इफेक्टिव, उसी को तो कहते हैं। और एटॉमिक साइज जो होगा बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक साइज जो होगा बढ़ेगा, क्या होगा, ये इधर साइड फोर्स लगा रहा है ना भाई, ये इस पे नहीं लगा रहा है, अब इसको खींच रहा है, ये न्यूक्लियस को नहीं खींच रहा है तो इसका साइज ही बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं। सीरीज 1 में जो Fe कोबाल्ट और निकल होता है वो थोड़ा एक्सेप्शन होता है। कैसे, उसमें जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा उतना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों, जितना जेड इफेक्टिव बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि जैसे इसका फोर्स यहाँ से बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि बीच में उस शील्ड का काम कर रहा था वो सारे इलेक्ट्रॉन, वो उस फोर्स को न्यूट्रलाइज यानी ख़त्म ही कर देगा, जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ने पे शील्डिंग एनर्जी बढ़ती है, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगने लग जाएगा तो वो जो शील्ड का काम कर रहा था उस पर भी उतना ज़्यादा फोर्स लगने लग जाएगा, या भी वो भी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना बाकी है भाई। सीरीज़ 1 में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में क्या होता है कि स्कैंडियम का जेड इफेक्टिव वाई से ज़्यादा होता है और वाई एल से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,